जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सच में बाबा का कितना शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमें इतना सुंदर मौका मिला एक जगह पे बैठकर सारे बीके टीचर्स को और अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को यहाँ बैठे ही एक मिलन मनाने का एक सुंदर मौका दिया है। इसलिए बाबा को बहुत 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 दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। साथ साथ में ललित भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाई साहब एक एक ट्रेनिंग लेक्चर को मॉनिटर करके फिर जो भी स्पीकर्स है उसको विशेष थैंक्स भी देते हैं और उसको मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पिरेशंस भी देते हैं, ताकि और सारे टीचर्स को भी इतना अच्छा इंस्पिरेशन देते हैं ताकि इस ट्रेनिंग के द्वारा हमारे सारे बीके टीचर्स और अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन बहुत ही सक्षम बने और हर कार्य इंडिपेंडेंट होकर करें। और मैं विशेष शुक्रिया आज योगेश भाई जी को दे रहा हूँ, जो पूरा सारे इंडिया का ट्रेनिंग कनेक्ट वन का ऑर्गेनाइज करने में बहुत विशेष रोल है। एक एक दिन सारे व्यूअर्स को, हमारा टीचर्स के ख्याल रखते हुए आज स्पेशली भाई साहब ने स्पेशल टाइम निकाल कर स्क्रीन को बहुत मोटा और बहुत अच्छी रीति से विजिबल करने के लिए कितना दिल से कार्य किया, ताकि आज के सेशन आपको बहुत अच्छा और बहुत ही बोल्ड अक्षरों में सारे चीज़ आपको दिखाई देगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से योगेश भाई को भी शुक्रिया देता हूँ। और फिर आज हम आप सबको बहुत सुंदर स्वागत है, आप सभी डिवाइन बीके टीचर्स और अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को कनेक्ट वन के डे 14 में। देखते देखते 14 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जब नया सीखते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमारा आपके साथ रिटर्न में हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं, आप इस ट्रेनिंग करके चुप ना बैठें, इसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट बने। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट। इसलिए आप सबको दिल से शुक्रिया। और आज हम इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं। कल हम देख रहे थे कि एडवांस हम कैसे देते हैं और कैसे कैसे हम इस
एडवांस को हम एंट्री कैसे करते हैं, डिफरेंट चीज़ों में हम कैसे हम इस एडवांस को डालते हैं और इसका ये करते हैं, एंट्री कैसे एंट्री करनी है उसके बारे में भी जानकारी रखा, और उसके बाद कैसे एंट्री करनी है एक एक चीज़ का उसके बारे में भी आज हम जानकारी रखेंगे। कल हमने देखा एक व्हीकल हम खरीदते हैं, तो एक स्कूटी खरीदने के लिए या एक कार खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए हमें जब कोई भी आइटम का जब एडवांस में हम पैसा देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको फाइनल जब स्कूटी हमारे पास आता है, फाइनल बिल जब मिलता है, तब हम जाके पूरा पेमेंट देते हैं। उस दोनों पेमेंट को हम कैसे एंट्री करना है ये बहुत सुंदर कल बहुत सरल रीति से आप समझे होंगे, या नहीं आया तो फिर दोबारा और एक बार सुनिए, क्योंकि ये एंट्री ऑफ बीट एंट्रीज जिसको कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल में आए दिन ये काम में नहीं आता है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में ही ये काम में आता है, कभी कभी ये काम आता है। इसलिए ऐसे एंट्रीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी रीति से सरल रीति से इसका समझ में आएगा। तो कल हमने जाना कैसे एक व्हीकल की जो एंट्री करते हैं एडवांस में। आज हम एक जानेंगे, यदि मान लीजिए हमने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, यदि प्रॉपर्टी के लिए हम अब एडवांस का पेमेंट करते हैं, लेकिन ये जब सिखाने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर एक जगह का और अपने अपने नेटवर्क के हिसाब से ये जो भी लाइव ट्रेनिंग जाता है, कभी कभी किसी को अच्छा वॉइस आता है, कभी कभी किसी को कम आता है। इसलिए हम सब आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, वॉल्यूम जितना हाई हो उतना हाई रखेंगे, आपको बहुत अच्छी रीति से सुनाई देगा। दूसरी बात, आपका ये जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर आपको मैं फिर और एक बार भी मैं सेटिंग बताता हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत मुश्किल आपको समझ में आता होगा कि कैसे करें क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, अपना जब YouTube में आप ये सारे चीज़ देखते हैं कनेक्ट वन ट्रेनिंग का, जैसे ही आप YouTube लिंक खोलते हैं तो फिर जैसे ही आपके सामने ये वाला सारी चीज़ दिखाई दे रहा है, वीडियो आपको पहले काम ये करना है, इस सेटिंग्स में जाकर इस क्वालिटी को हाईएस्ट पे रखना है। हाईएस्ट पे रखेंगे तो थोड़ा डाटा ज़्यादा लेगा, लेकिन क्वालिटी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। इसी क्वालिटी को आप एकदम मिनिमम करेंगे, तब आप देखेंगे कोई भी चीज़ आपको ढंग से नहीं दिखाई देगा, एकदम ब्लर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है हमारा हमको स्क्रीन नहीं ढंग से दिखाई दे रहा, मैं क्या करूँ। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सेटिंग्स में जाकर जितना पिक्सल्स को इंक्रीज करोगे उतना वीडियो स्पष्ट और क्लियर समझ में आएगा। इसलिए इसको आप हाईएस्ट 720p में रखेंगे। देखना पहले और अब में कितना अंतर आया आपका स्क्रीन में, क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर है और पहले क्या हो रहा था, ये एकदम हेजी पिक्चर आता था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरा, इसमें आपको अभी मैं वॉइस दे दूंगा तो डबल इको हो जाएगी, ये जो वॉइस है इसको मैक्सिमम करना है, और फिर आपके जो सिस्टम के जो वॉइस है, सिस्टम के वॉइस को भी आपको जो स्पीकर का वॉइस है उसको भी हाईएस्ट रखनी है। जब ये दोनों आप हाईएस्ट रखेंगे, यदि लैपटॉप में और इसमें कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो नहीं है तो अपना मोबाइल में वॉल्यूम रेज हाई कैसे करना है आपको पता ही होगा, लेकिन उसमें यूट्यूब का भी वॉल्यूम हाईएस्ट रखिए और ये दोनों रखेंगे, तब आपको बहुत अच्छा वॉइस आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो आज हम एंट्री जानेंगे। यदि हमको एडवांस में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में लगभग हम एडवांस देते ही हैं, जिसको हम बोलते हैं बयाना, क्योंकि बयाना में लगभग 10% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट का हम एंट्री करते हैं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस फॉर प्रॉपर्टी। एडवांस फॉर प्रॉपर्टी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपका इसका पर्पस क्या है वो आप सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपका पार्टी किस व्यक्ति से हमने खरीदा। सपोज मान लीजिए
कि हम फलाना व्यक्ति से खरीद रहे हैं, उसको पार्टी में सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट मान लीजिए 10 लाख हमने दिया, तो ये 10 लाख रुपए आप जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आया, देखना TDS का कुछ है तो TDS को डिटेक्ट करना, 1% डिटेक्ट करना पहले के हिसाब से। आपको कुछ ही समय में आपका कनेक्ट वन का ये वाला भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका ये वाला हो जाएगा, ये 1% नहीं 0.75% हो गया लेटेस्ट में मई के बाद से। तो ये आज के हिसाब से आपको समझाने के लिए मैं 1% के हिसाब से दिखाता हूँ। 1 लाख का मान लीजिए 1000 डिडक्ट हुआ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री यहाँ ऐसे नहीं लेना है। उसको आप TDS आप खुद नहीं डिडक्ट करते हो, आप क्या करते हो, मधुबन में भेजते हो। तो इसलिए TDS कलेक्टेड बाय पार्टी डालना है, वो आपको आगे आपको समझाएंगे स्पष्ट रीति से। तो ये जो 10 लाख है, 1 लाख रुपए ये दिया या 10 लाख रुपए जो दिया है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। एडवांस फॉर प्रॉपर्टी, ये एक चीज़ रखना है, जो मकान का मालिक है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओके करना है। और किस डेट में आपने एंट्री किया उस डेट का आप डाल सकते हो। मान लीजिए 20 जुलाई को हमने उसको पेमेंट किया, लेकिन 10 लाख है तो बैंक का पेमेंट किया, तो बैंक का पेमेंट में यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग चेक नहीं देते हैं, ऐसा केसेस में चेक दे दिया तो बहुत अच्छा एक्सेप्ट करते हैं। तो एक होता है कि CBS, ये इन चारों के बारे में आपको हल्का सा थोड़ा बहुत गहराई से समझा देंगे, थोड़ा समझने लायक है। एक होता है कि चेक क्या होता है कि नॉर्मली हम चेक के द्वारा ही कई जगह पे पेमेंट करते हैं। तो कभी कभी मकान मालिक को ऐसा लगता है कि नहीं आप पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, या नहीं तो आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है, कई बार डाउट होता है। तो ज़्यादातर चांस होता है कि आप हमें DD दे दो। सो DD बनाकर भी देते हैं तो DD का एंट्री आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मली नहीं DD बनाते हैं तो एक होता है कि CBS, आजकल के ज़माने में लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। ये कोर बैंकिंग सिस्टम वो होता है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपके हाउस ओनर का भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तब दोनों को एक ही कोर ब्रांच में बैंकिंग सिस्टम में आप एक जगह से लेकर दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हो, तो आप नॉर्मली CBS आप यूज़ कर सकते हो। यदि UPI के द्वारा भी आप करते हो, UPI माने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप फ़ोन पे है या नहीं तो फिर इसके द्वारा उसके द्वारा भी करते हो, लेकिन उसमें आप 10 लाख का आप नहीं करते हो नॉर्मली प्रॉपर्टी के लिए, जस्ट आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसा केस में आप नेफ्ट भी ले सकते हो या नहीं तो अदर्स भी ले सकते हो। अदर्स में ले लेंगे तो फिर आप अदर्स में डालकर फिर उसमें आप लिख देना कि भाई थ्रू UPI। तो ये ऐसा कई चांस होता है, तो ऐसा वाला आप लिखना, नहीं तो रेफरेंस नंबर में UPI लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मली किसी और बैंक के पेमेंट्स में आपको समझाया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर आपको स्पष्ट रीति से समझाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कौन सा टाइम में क्या सेलेक्ट करनी है। फिर तीसरा है RTGS। जब भी 2 लाख के ऊपर आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसी को बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को RTGS, और उसी 2 लाख से कम है जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो तब उसको बोलते हैं NEFT। और लास्ट में एक और ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस वाला सिम, ECS। इसके द्वारा क्या होता है कि आप बैंक में जाकर एक फॉर्म भरकर दे देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको हर महीने यदि बिजली का बिल कट करना है तो जैसे ही महीना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट होने के बाद बैंक को इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि ये ECS फॉर्म आपको बैंक में भी जमा करना पड़ेगा और आपका बिजली वाले दफ्तर में भी जाके जमा करेंगे। तो वो क्या करेगा, बैंक को परमिशन दे देता है कि वो बिल जैसे ही जनरेट करेगा तो फिर बैंक को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो बैंक क्या करेगा, उतना ही अमाउंट का ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। आपको ना कोई पेमेंट करनी है ना कुछ करनी है, वो ऑटोमेटिकली हर महीने आपको बैंक से पेमेंट कट होता जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, 2 जगह पे काम करना है। आप अपने बैंक में भी जाकर वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा और फिर बाद में उसी को यूज़र जो आपका MTNL है या नहीं तो BSNL है या नहीं तो आपका बिजली का कोई भी BSES है या नहीं तो फिर टाटा वाला है या जो भी आपका बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बोर्ड है उसको आप दे देंगे तो वो हो सकता है, उसको बोलते हैं ECS। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सेलेक्ट कर लेना
अदर्स को। तो ताकि कैसे भी ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक के द्वारा, यूपीआई के द्वारा हुआ, या नहीं तो और भी कोई नए नए तरीके द्वारा आप जो पेमेंट करते हैं, तब आप उसमें अदर्स से यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर हम चेक देते हैं या डीडी देते हैं इसके लिए, या नहीं तो नेफ्ट करते हैं। तो उन तीनों में आपको जो भी आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चेक नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका चेक नंबर है। फिर चेक का डेट, आप उसमें भी आप अपना डेट डाल सकते हो जिस डेट में चेक काट के दिया। लेकिन चेक काट के देने के बाद आपका मकान मालिक ले जाकर वो क्या करेगा, अपने बैंक में डालेगा। वो 2-3 दिन के बाद ही क्लियर होगा। तो उसका डेट, जो डेट होती है वही डेट डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपने जितना अमाउंट दिया वो वाला अमाउंट आप इसके अंदर भर सकते हो। उसके बाद ओके करना। और यदि आपका बैंक किस बैंक से लेकर आपने चेक किया, उस बैंक में आपको सेलेक्ट करके रखना है। जिसमें एक ही बैंक है तो ऑटोमेटिकली उठा देता है, जो नहीं लिया तो वो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस देखो, दोनों में अंतर है। 1 लाख के बदले में यहाँ पे हमने 10 लाख किया। यदि ऐसा कभी बात आती है आपने गलत चढ़ाया है, तो उसी एंट्री को जाकर एडिट कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। गलती से 1 0 एक्स्ट्रा दब गया तो फिर आप क्या करोगे, 1 0 को कम कर देना। फिर जैसे ही 1 0 को कम कर दिया, यहाँ पे देखना डिफरेंस 0 हो जाता है। तो जितना अमाउंट आपने 1 लाख रुपए दिया है उधर, तो उतना ही 1 लाख रुपए आपका इसमें एडवांस में बैंक के द्वारा आपने पेमेंट किया। इसलिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप अभी इसको सेव कर सकते हो। जब भी इसको सेव करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं, इसको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। जैसे ही आपने सेव करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, जैसे मकान जिस दिन आप लेते हो उस दिन मकान का एंट्री करनी है। मकान का एंट्री थोड़ा सा टिपिकल है। यदि आपको अलग रीति से कोई समझाएगा तो अच्छा है, या नहीं तो आपको हल्का सा थोड़ा सा ही शॉर्ट एंड स्वीट में आज हम इसलिए समझाएंगे क्योंकि रिलेटेड है मकान से ही। तो एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग ले लीजिए, फ्लैट खरीदा तो फ्लैट ले लीजिए, यदि लैंड खरीदा तो लैंड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए पूरा बिल्डिंग आपका है तो पूरा बिल्डिंग आप सेलेक्ट कीजिए। बिल्डिंग में एक ही फ्लैट आपका है तो फ्लैट सेलेक्ट कीजिए, या नहीं तो फिर केवल ज़मीन लिया तो लैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जो जैसे खरीदा वैसे आप खरीद सकते हो। मान लीजिए आपने इसको 10 लाख में ज़मीन बिल्डिंग खरीदा, एक उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, फैक्ट्स में मत जाना। फिर उसके बाद इसमें पर्पस में जनरल आएगा। फिर उसके बाद पार्टी क्या है, जिसका नाम लिया उसी का नाम ले लो। फिर उसके जो हाउस ओनर का नाम लेने के बाद इसको ओके करना है। जैसे ही आपने ओके कर लिया, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा आपका विंडो खुल जाता है। इसमें डिफरेंट डिटेल्स देनी है, आपने खरीदा है या नहीं तो लीज में लिया है, या खरीद कर उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया है। जो भी आपको एंट्री करना है ये इसमें कर सकते हो। नॉर्मली हमने खरीदा तो फिर खरीदने वाला ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा बिल्डिंग है या क्या है, तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आएगा, फ्लैट है तो फ्लैट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी आप जिस सेंटर में रह रहे हो उसी टाइम में इसको दूसरा मेन सेंटर में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको इसको सेलेक्ट करनी है क्लास में। फिर जैसे ही आप क्लास में इसको सेलेक्ट करोगे, जैसे ही ऑडिट हो जाएगा तो फिर मधुबन से क्या करेंगे, इसको क्लास से मेन सेंटर में चेंज करेंगे। क्योंकि इसको एक ऑलरेडी एक लोकेशन में आप रहते हो और दूसरा लोकेशन मेन सेंटर को आप यहाँ पे बैठकर कनेक्ट 1 में आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसलिए आप क्लास सेलेक्ट करना, फिर बाद में ये इन्फॉर्मेशन पूरा मधुबन में भेजेंगे। जिस दिन ऑडिट हो जाएगा आपका सारे पेपर्स ले लेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, सब कुछ हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे, पीछे से वो क्लास से मेन सेंटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपका बिल्डिंग का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फ्लैट है, उसमें नाम रखना चाहते हो तो भले, नॉर्मली पूरा बिल्डिंग के ऊपर हम लोग नाम रखते हैं। शक्ति भवन है, सद्भावना भवन है, मनमोहिनी भवन है, या नहीं तो फिर मानव कल्याण भवन है, और पीस हाउस है या एंजल हाउस है। जो भी आपको बाबा का मकान का नाम आपको रखना है वो इधर रखना, क्योंकि यहाँ पे एक बार लिख दिया है फिर उस डेटा को बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हो। भले पीछे से मधुबन चेंज करें लेकिन आप नहीं
चेंज कर सकते हो। इसलिए सोच समझकर जो आपने मकान का नाम रखा है उस मकान का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको मैं सारे समझा रहा हूँ, लेकिन इसको पूरा एंट्री नहीं करेंगे। तो फिर आपका मकान का यहाँ पे लिख कर फिर उसके बाद आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस जो भी आपने एंट्री करनी है करके, आप कहाँ का स्टेट है तो वो स्टेट ले लीजिए, और फिर आपका सिटी ले लीजिए। जो भी आप सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करके इसके अंदर जिस हिसाब से मकान जहाँ जहाँ रहती है उसके हिसाब से आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रायल के हिसाब से, लेकिन आपको ओरिजिनल एंट्री करनी है अपने हिसाब से। फिर सर्वे नंबर या कसरा नंबर जो भी होता है उसका नंबर लिख लीजिए। और प्लॉट एरिया माने लैंड का एरिया है और कितना लैंड में है तो उसके बारे में लिख दीजिए स्क्वायर फीट में। और कंस्ट्रक्टेड एरिया भी उतना ही है तो उसके बारे में पता लगा कर लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ईयर मान लीजिए अभी अभी आपका कंस्ट्रक्ट हुआ तो आप ले लीजिए। रूफ कंस्ट्रक्टेड, यदि मान लो आपका पक्का छत है या कच्चा छत है, तो यदि पक्का छत है तो आरसीसी ओके करो, या नहीं तो फिर आपका शीट का बिल्डिंग है तो नो कर दो। फिर यस करना होता है इसका। फिर आप इसमें क्या किया, गिफ्ट मिला तो गिफ्ट डीड टिक कीजिए, नहीं है तो आपने लीज लिया तो लीज टिक कीजिए। और आपका जो भी आपका सेल एग्रीमेंट है तो सेल एग्रीमेंट लिख लीजिए। आपको जो जैसा मिला है उसके बारे में, जैसे परमिशन लेटर जरूरी है वो तो क्लिक करना ही है। फिर उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट, यदि कभी भी मकान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट नहीं होता है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेकर जानकारी जानकर फिर उसके बाद खरीदना है। कई बार बाबा के बच्चों को कई लोग धोखा दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई आज इस महीने का प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट इस साल का हमने कर दिया, देखे लेटेस्ट है जी 10 साल का दिखा देगा। आपको लगता है कि नहीं ये तो बंदा बहुत अच्छा है, फाइल में परफेक्ट मेंटेन कर रहा है, 10 साल से आपका पेमेंट हुआ। लेकिन आपको प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस में जाकर पता लगाना है 10 साल से पहले भी कभी कुछ ना कुछ छूटा हुआ या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जब तक उसका टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट लेकर हम फिर चाहते हैं अपने नाम पे कराने के लिए, तब बोलते हैं जी 40,000 पड़ा है आपके लिए और आप तो पेमेंट किया ही नहीं है। 10 साल तक तो पे किया और 10 साल से पहले वाला तो कभी पेमेंट नहीं किया। तो वो सारे चीज़ आपसे पूछेंगे, फिर आप घूमते रहेंगे। उस मकान मालिक तो मकान बेच के चला गया, वो सारे पेमेंट आपको करना है। इसलिए कभी भी नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट ये सारे चीज़ आपको मकान लेने के टाइम में बहुत ख्याल रख के ही करना पड़ता है। तो इसके बाद आपने ओके कीजिए। तो जैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग में सारे चीज़ ओके कर दिया तो फिर यहाँ पे बिल्डिंग का पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एडवांस एडजस्टमेंट। जैसे ही एडवांस एडजस्टमेंट आया तो फिर इसको एडिट करेंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी देख लीजिए केवल लाल है और पेमेंट अभी किया ही नहीं। जैसे ही आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या दिखाएगा, ये आपको खाली दिखाई देगा। जैसे ही इसको आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद इसको ओके करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अभी आपको बोल रहा है कि देख लीजिए आपका पेमेंट में गड़बड़ है, क्योंकि आपने 1 लाख पहले पेमेंट कर दिया और इसको आप लिख दिया 10 लाख। अभी बोल रहा है कि डिफरेंस है आपका 9 लाख का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस है उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है कि जितना आपने अमाउंट पहले बेच दिया उससे ऐड करके इस अमाउंट में इतना अमाउंट डिफरेंस माइनस करके ही करना है। यदि मान लो गलती से आपने किया तो फिर इसको आप एडिट कर सकते हो। उतना एडिट करके आप जितना अमाउंट आपको करना है वो वाला आप करके इसको फाइनली क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने फाइनल सेव कर दिया तो फिर ये पूरा अमाउंट आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैश अमाउंट और आउटस्टैंडिंग ये सारे चीज़ इक्वल हो गया। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा डिफरेंस है, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही आपका मकान का किराया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत देखकर उसमें अमाउंट जितना पहले आपने दिया उसके बाद जितना आपका टोटल किराया मकान परचेस में जितना लगा उसको माइनस करके आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। और पहले आपने आउटस्टैंडिंग वाला पेमेंट किया है वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट को आप ओके करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख है तो हम इसको बोल देंगे 2 लाख है, तो 2 लाख में 1 लाख रुपए हमने अभी दे दिया, उसके बाद आपको 1 लाख रुपए पहले दे दिया। ये समझाने के लिए मैं एंट्री बता रहा हूँ, इसके फैक्ट्स में मत जाना। ठीक है। जैसे ही ओके कर दिया तो फिर आपके
क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई आपका तो 1 लाख हो गया, फिर ये 2 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख हो जाएगा तो फिर अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको एडिट करके इसको पेमेंट कर दीजिए। फिर बाद में 1 लाख रुपए का बचा है तो 1 लाख रुपए आपने बैंक पेमेंट में उतना आप दिखा सकते हो। ये एडवांस एंट्री में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होती है, और एंट्री के जैसे ही है, लेकिन इस एंट्री में आपको यही चेक करनी है कि यही चेक करनी है इसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। आप देख लीजिएगा, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक से इतना पेमेंट कर दिया और एडवांस में इतना पेमेंट कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। आपको हमेशा एडवांस में ये चेक करनी पड़ती है आउटस्टैंडिंग इतना है और पेमेंट इतना है, क्योंकि आपने पहले से एडवांस दे दिया, अभी हम उसको इक्वल मानकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो आपका बिल्डिंग का एंट्री सेव हो जाएगा, इसलिए इसको एंट्री कभी सेव नहीं करना। यहाँ पे देख लीजिए प्रोफाइल में एडवांसेस कहाँ पे आएगा, कोई भी आपका एडवांसेस रह गया वो सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। उस हिसाब से देखकर वो एंट्री सही है तो देख लीजिए ओके है, यदि एंट्री गलत है तो कैश बुक में जाकर उसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कैश बुक से ही हर चीज़ ये उठाता है। तो ये मैं आपको दूसरी बार आपको हल्का सा मेन समझा देता हूँ। जब भी आप एडवांस पेमेंट करते हो तो पहले एडवांस जितना आपने पेमेंट किया उतना अमाउंट पहले आप एडवांसेस टू फॉर प्रॉपर्टी कर सकते हैं। फिर एडवांस फॉर प्रॉपर्टी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जब जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, जिस दिन रजिस्ट्री होगी, उस दिन का एंट्री में आपको उतना मकान का वैल्यू दिखाना पड़ेगा और एडवांस में जितना आपने किया है उसको एडजस्ट करके ओके करके करना पड़ेगा। कभी गलती से वो अमाउंट आप भूल जाते हो तो फिर यहाँ एंट्री हमेशा आपको आउटस्टैंडिंग दिखाया, आपने उस व्यक्ति को एडवांस इतना पैसा दिया, उसके बाद क्या हुआ, अभी भी उससे पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है करके दिखाएगा। इसलिए आपको ये हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि आपका ये सारे चीज़ उसी साल क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो फिर इसके लिए क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, और उन सब चीज़ों को आप ध्यान से चेक करके उसके पीछे पढ़कर उसके बारे में जानकर और अच्छी रीति से समझकर फिर उसको क्लियर करना ज़रूरी है। आपको समझ में आया होगा, एडवांस ऑफ व्हीकल है या एडवांस ऑफ ये है या कोई भी चीज़ का एडवांस आप ले लीजिए, सब के लिए एक ही तरीका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि जो पार्टी का नाम लिख रहे हो उसका नाम एक्यूरेट होनी चाहिए, और जब आप पहले एडवांस में स्कूटी में आप उसी का नाम लिया तो फिर जब आप फाइनल अमाउंट दे पेमेंट करने के बाद स्कूटी जब घर में आता है तब भी सेम नाम याद करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने दो एड्रेसेस में गलती एंट्री किया, एक तो एपी संतोष कर दिया और एक को केवल संतोष कर दिया, तो फिर आप एडवांस में एपी संतोष सेलेक्ट किया है और फिर बाद में आप जब पेमेंट आ रहा है तब केवल संतोष सेलेक्ट किया है, तो फिर आपका एडवांस दिखाई नहीं देगा। तो आप सोचोगे कि भाई मैंने तो एडवांस पेमेंट में तो एंट्री सही किया लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। जिस पार्टी का नाम जो पहले लिखा एडवांस में वही पार्टी का नाम जब मेन आप व्हीकल खरीदते हो या प्रॉपर्टी खरीदते हो या मटेरियल परचेस खरीदते हो या कुछ भी आप करते हो तो दोनों का पार्टी का नाम सेम और एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी एक ही नाम के लिए बार बार आप एंट्री करते हो, एड्रेस बुक में क्या हो जाता है संतोष 1, संतोष 2, संतोष 3 करके बोल देगा। एक ही नाम तो 3 बार एंट्री किया तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक का नाम दूसरे से नहीं मिलाएगा कंप्यूटर, इसलिए उसके ब्रैकेट में 1 और 2 और 3 एंट्री करता रहेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनकर और समझकर फिर आप अपना एड्रेस बुक खोलकर उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। ये आपको बहुत 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 ध्यान से सुनना है, समझना है और करना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझकर क्लियर करना है। जब भी कोई डाउट आती है तो आपको मैं कल भी बताया था, आज भी आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपका प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प में जाना है और हेल्प में जाकर क्या करना है, आपको सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद आपका वाउचर एंट्री खोलनी है। वाउचर एंट्री खोलने के बाद अरे हमको कैसे एडवांस पेमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है, उसको आप समझने के लिए यहाँ पे
चेक करनी पड़ेगी, एडवांस का पेमेंट कहाँ है और कैसे इसको मेंटेन करनी है, वो सारे चीज़ चेक कर लीजिएगा। यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम आपके पास ही आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, यानी तो मधुबन में भी पूछ सकते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर या एडवांस पेमेंट, इस एडवांस पेमेंट को आप अभी हम देखेंगे पेमेंट तो स्क्रीन में इसमें एडवांस बहुत पेमेंट सरल की रीति एंट्री से, कैसे करनी है वो सहज देखते रीति हैं। से आपको एडवांस समझाया पेमेंट है मतलब कि जैसे कि कैसे आप हम गाड़ी खरीदते इसको समय करना है। आवाज़ आपको डबल आ रही होगी तो इसको मैं बंद किया हूँ वॉल्यूम को, तो अभी आप ध्यान से सुनिए, केवल माइक का आवाज़ जाएगा। तो ऐसा खोलकर आप इसमें चेक कर सकते हो इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपको कैसे एडवांस सेलेक्ट करनी है, क्या करनी है। 2 मिनट का एक वीडियो है। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, एक बार उसका वीडियो का हेल्प आप देखेंगे तो आपका बहुत समय आपका बचा सकते हो, मधुबन का भी बचा सकते हो। कभी आप फ़ोन करेंगे कोई उठा सकता है, नहीं उठा सकता है या कुछ हो सकता है, हर चीज़ आपको समझकर चलनी है। या कभी कभी कोई ऐसा भी आइटम्स आपने खरीदा है जो व्हीकल में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो अदर एडवांसेस गिवन करके आप लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ आपने खरीदा है कुछ सिक्योरिटी के लिए या उसके लिए आपने उसने रखा, तो थोड़ा बहुत उसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा। यदि कोई चीज़ में आप अदर एडवांसेस ऐसा है कि जो भी मटेरियल भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ और ऐसा स्पेशल आइटम खरीदा, तो आप उसमें अदर एडवांसेस गिवन में आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नरेशन में लिख दीजिएगा ये किसके लिए लिया, ताकि आपको समझ में आए ये किस आइटम के लिए दिया। उस आइटम का जब आप करोगे तो वो वाला आप सेलेक्ट करके उसको ये इक्वल करके एडवांस को एडजस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई एडवांस पेमेंट के बारे में। शायद आपको इसके बारे में अच्छी रीति से समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आता है तो ये वाला आप ले लीजिए, या नहीं तो फिर आज जो हम आपको बहुत एक एक स्टेप वाइज आपको समझा रहे हैं उस सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो फिर आप आराम से समझ में आएगा आपको। इसलिए जो भी ट्रेनिंग के जो भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस आप ध्यान से अपने लिंक बचाकर एक जगह पे रखिए, ताकि जब भी कोई डाउट आता है वो वाला वीडियो आप ओपन कीजिए, उसको सुनिए, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करके आप उसमें मास्टरी ला सकते हो। तो ये हो गई एडवांस का कहानी। अब आपको टीडीएस बेचनी है। जैसे टीडीएस आपको पहले से ही बताया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है कि हम एक मकान मालिक से हम क्या किए, रेंट दे रहे हैं हम उसको। गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसने अपने मकान बनाया, खुद रहता है तो उसको कोई आमदनी नहीं होती है। यदि वो व्यक्ति उस मकान को किसी को किराया देता है तो उसको आमदनी होती है। तो गवर्नमेंट बोलती है जो कमाता है उस कमाने में कुछ % गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट आपकी सुविधाएं बहुत सारे उपलब्ध कराएं। जैसे रेशन कार्ड है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ट्रेन है, ये है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलपमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऐसा तो बहुत सारे काम करता है, ये तो सभी जानते हैं। उसको मेन रेवेन्यू आती है आपके टैक्सेस से। इसलिए आप कोई साधन खरीदते हो तो टैक्स लगा देती है, आप कुछ कमाते हो तो भी टैक्स लगा देती है। तो उस टैक्स को पहले से ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपका टैक्स इनकम ले रहा है वो क्या करेगा, पूरा साल खत्म होने के बाद तब जाकर वो व्यक्ति क्या करेगा, इनकम टैक्स को बोल देगा अच्छा मेरा साल में इतना इनकम आया। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आपको जब पेमेंट ज़्यादा मिल रहा है, 2,40,000 से ज़्यादा साल में आप लेते हो रेंट में, तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही जो व्यक्ति आपके मकान में रह रहा है वो आपको पैसा ना देकर उस पैसे को कम करके आपको उसी टाइम में गवर्नमेंट को जमा करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप टीडीएस का एंट्री करना होता है। तो टीडीएस में क्या क्या एंट्रीज आती है, डिफरेंट रीति से आती है। इसमें नॉर्मली आप क्या करते हो, जनरली टीडीएस सेंट टू हेडक्वार्टर करते हो। टीडीएस सेंट टू हेडक्वार्टर माना आप किसी का भी आपका एंट्री, आपका एफडी का हो, चाहे आपका हाउस रेंट का हो, यानी तो प्रॉपर्टी का हो या कुछ भी हो, तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टीडीएस का फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरकर मधुबन भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद मधुबन बताती है कि हाँ इसके लिए इतना टीडीएस कटेगा, तो उसका टीडीएस का एंट्री आप लिख दोगे टीडीएस इनटू हेडक्वार्टर। जैसे ही टीडीएस इनटू हेडक्वार्टर आ गया तो फिर यहाँ पे आप उसका एंट्री कर सकते हो कि आपने कितना अमाउंट सेंड किया है, कौन सा डेट में किया, कैश में पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप कर सकते हो। कैश में भी मधुबन में जाके दे आ सकते हो, तो वो आपके सुविधा के हिसाब से कर सकते हो। फिर ये सब चीज़ करने के बाद आपको इसमें नरेशन में ज़रूर लिखना है कि भाई ये किसके लिए आपने ट्रांसफ़र किया इतना अमाउंट। जनरली क्या होता है कि मधुबन से ही एंट्री होती है, तो मधुबन से एंट्री होने के बाद ये आपको इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर में पड़ा रहेगा। जब मधुबन एंट्री करती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि मधुबन में एंट्री नहीं किया मधुबन ने, तब आप इस टीडीएस का एंट्री आप यहाँ बैठ के कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दें। जिसमें मान लीजिए मधुबन में आपने चेक दे दिया, कभी कभी चेक का डेट में उसने एंट्री किया, तब भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ जिस डेट में आपका बैंक में क्लियर हुआ उस क्लियरिंग डेट ही डालना। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपने मार्च 30 को जाकर चेक दे आया मधुबन में, तो मधुबन में ले जाके बैंक में डाला, तो फिर अप्रैल 3 या 4 तारीख को वो अमाउंट क्लियर हुआ। तो होता क्या है, मधुबन में यदि मान लीजिए ये एप्लीकेबल है, यदि दूसरा ट्रांसफ़र सेंटर को भी करते हो या मधुबन को करते हो या किसी को भी करते हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो रही होती है उस टाइम में चेक का लेन देन कोशिश करके कम करें। उस टाइम आप आरटीजीएस कर दो या कुछ भी कर दो। होता क्या है, आप किसी को भी व्यक्ति को आप चेक देते हो या सेंटर को देते हो या नहीं तो फिर मधुबन को देते हो, तो मधुबन ले जाके जमा करते हैं, तो पहले ये पूछो कि भाई आप एंट्री कैसे करते हो, चेक का डेट से करते हो या नहीं तो क्लियरिंग डेट का करते हो। तो कई लोग क्या होता है कि मान लीजिए मधुबन है तो इतना ज़्यादा आपका उसके पास चेक्स आता है, कभी कभी वो चेक के डेट में भी एंट्री कर सकते हैं, नॉर्मली करते नहीं है, नॉर्मली क्लियरिंग डेट में ही करते हैं, बट स्टिल कभी मान लीजिए चेक के डेट से कर दिया कोई, क्योंकि अकाउंटिंग में दोनों चल सकता है कि आप चेक का डेट भी एंट्री कर सकते हो, क्लियरिंग का डेट भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन सहूलियत के लिए और आपका बैंक के बैलेंस को मैच करने के लिए हमेशा आपको क्लियरिंग डेट को ही मेंशन करना है। तो जिस दिन में आपका बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट चला गया उसी दिन का एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा। जो क्लियरिंग डेट होती है आप ध्यान रखें, उसी क्लियरिंग डेट को वोचर का डेट में भी लिखना होता है। जो क्लियरिंग डेट है वही वोचर का डेट आप डाल दीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद इसको सेव करेंगे। सो नेचुरल है कि मधुबन में जाकर क्या होगा कि आपका इंटरनल ट्रांसफ़र मैच हुआ या नहीं हुआ वो चेक करेंगे। यदि मान लीजिए आपका बैंक मधुबन से मैच नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपको सारे चीज़ बिल्कुल ही मधुबन से एक बार टीडीएस वाले को फ़ोन करके ऑफिस में उस ऑफिस से पूछिए कि भैया मैंने एंट्री ऐसा किया, आप मैच कीजिए। जब तक ये दोनों मैच नहीं होता है तो आप कोई भी रिपोर्ट या प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो। इसलिए जब भी टीडीएस आप एंट्री करते हो तो आपको क्या करना है, अकाउंट्स में जाकर इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर में जाइए। इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर में जाएंगे तो कौन कौन सा मैच रहा है या अनमैच्ड है वो पहले से ही बता देगा। यहाँ आप देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, मैच्ड है तो मैच्ड दिखाएगा, अनमैच्ड है तो अनमैच्ड दिखाएगा। अनमैच्ड है तो फिर आपको मधुबन से पूछकर आपको पता लगाना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, मधुबन के लिए हमने यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, हमने यहाँ पे किया और हमने एंट्री किया। यदि हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे वो बात आ जाती है क्योंकि मधुबन से ये मैच नहीं किया। यदि मान लो हमारा मैच नहीं हुआ तब भी हम क्या करेंगे, तो ये चेक करके फिर आपको एक्सेप्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, वो डेट आएगा, वो डेट आने के बाद उसको सेलेक्ट करके फिर उसको मैच आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन में जब भी कोई आता है तो मैच करने के लिए आपको इंटरनल वॉचर को आप एक बार डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, आपके सामने पूरा खुलेगा। फिर जिस दिन में आपके बैंक
का डिटेल के हिसाब से उसको मैच कर सकते हैं। तो सेम है, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई क्लियरिंग डेट ये है और आपको इस डेट में किया है, ये इसको हमने क्या किया, आरटीजीएस के साथ किया या नेफ्ट के साथ किया, सो नेचुरल है वो उसी दिन चला गया होगा। इसको हम क्या करेंगे, अपने बैंक के पासबुक चेक करके उसी के हिसाब से आपको सेव बटन दबाना है। जैसे ही सेव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहां अनमैच्ड एंट्री है वो मैच हुआ दिखाई देगा। सो ऐसे आपको टीडीएस के लिए जो भी एंट्री करके आपको उसको मैच करना पड़ेगा, और मैच करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। कब हटेगा, F5 आप जब दबा देते हो, F5 दबाना माना वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसा ही वो रिफ़्रेश हो जाएगा तो फिर आपका क्या है कि ये जो एंट्री अनमैच्ड वाला है वो मैच्ड में दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला आप मैच करने के बाद वो मैच्ड में आ जाएगा, उस हिसाब से आपको एंट्री सारी चीज़ आपको चेक करके कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना, जब भी आपको टीडीएस कुछ काम करना है या कुछ भी पेमेंट करनी है तो यहाँ पे टीडीएस का एक फॉर्म है, उस फॉर्म आपको देखकर उसको भर के मधुबन में भेजना होगा। मधुबन में भेजने के बाद उसके बाद जैसे आपको टीडीएस आप BKIVV में है तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरकर स्कैन करके भेजना है। क्योंकि देखिए, टू बी सेंट विद इन 3 days फ्रॉम बिल डेट और एडवांस पेमेंट डेट, क्योंकि मधुबन को भी टाइम चाहिए आपका सारे डिटेल्स लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो ये करेंगे। आपको किस अकाउंट में जमा करनी है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट में जमा करनी है, उसका IFSC कोड ये है, ये पूरा भरेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा इसमें। और आपका ईमेल दिया हुआ है, जब भी आप ये सारे फॉर्म भरने के बाद इस ईमेल आईडी में आप लिख कर भेज सकते हो कौन सा सेंटर है ये है। मोबाइल नंबर जरूर डालें, क्योंकि मधुबन में जाएगा तो किसको कांटेक्ट करें, इसलिए वो आपसे पूछकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो फिर इसलिए ये सारे चीज़ आप भरकर उसको देना। इसके साथ साथ यदि मान लो आपका एडवांस पेमेंट किया या इसके लिए किया या किसी के लिए भी किया, उसका एक कॉपी होनी चाहिए यहाँ पे। और फिर बाद में क्या है, उसका आपका पैन कार्ड का कॉन्ट्रैक्टर है या पर्सनल है या किसी का है, उसको भी ये सारे चीज़ भरकर ये टीडीएस का फॉर्म आपको मधुबन में देना है। तो जो भी आपका टीडीएस का एंट्री करनी होती है उसको बहुत अच्छी रीति से आपको समझकर करना है। यदि टीडीएस का डॉक्टर्स का है तो वो अलग है, यदि ट्रांसपोर्ट वाले के लिए है तो वो अलग है। जो भी डिक्लेरेशन आपका ट्रांसपोर्टर के लिए क्या हो जाता है, उसमें आपको मैं पहले से ही बताया था कि हमारे पास 10 गाड़ी से कम है या ज़्यादा है, ये वाला डिक्लेरेशन ज़रूर लेना है। मान लीजिए कोई भी सामान लेकर आपको यहाँ से लेकर मधुबन में बेचना होता है, जब बेचना होता है तो फिर क्या करेंगे आप, उसमें आपको ये सारे चीज़ कॉन्ट्रैक्टर से आपको ये सारे चीज़ भरना है। जब वो अंडरटेकिंग दे देगा कि भाई मेरे नाम पे या मेरा कंपनी के नाम पे ये इतना ही है, मैं सोल प्रोपराइटर हूँ या पार्टनरशिप हूँ या कंपनी हूँ या मैं जो व्यक्ति हूँ या प्रोपराइटर हूँ, पार्टनर हूँ या डायरेक्टर हूँ या नहीं तो उस कंपनी का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हूँ, ये सारे चीज़ भर के देगा कि यदि हमारा 10 गाड़ी से कम है तो उसका टीडीएस अलग रहेगा, 10 गाड़ी से ज़्यादा है तो उसका टीडीएस अलग रहेगा। ये आपको टीडीएस के लिस्ट में आप मधुबन से जो आया उसको देखेंगे तो समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो ऐसे कभी आप कोई सामान बेचते हो या टीडीएस है उसके लिए ये, यदि मान लीजिए डॉक्टर्स के ऊपर आप मान लीजिए कोई बहन एडमिट हुई है या कुछ हुई है, उसके बारे में साल में 30,000 से ज़्यादा जब आपका खर्चा होता है उसके बाद आपको सारे चीज़ें करना पड़ेगा। इसमें क्लियरली लिखा है, ये कोई भी बात आती है इसमें हर चीज़ मधुबन वाले अकाउंट्स वाले आपको स्पून फीडिंग के रूप में हर चीज़ आपको समझाया है। तो ये आपको समझना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले नहीं समझ में आता है उसको खोल के एक बार देख लीजिए। सरल शब्दों में आपको स्पष्ट रीति से हर चीज़ समझाया कैसे करनी है। यदि अगर डॉक्टर से इलाज करा देते हैं उसके पास इतना पैसे लगता है, उसका कितना पैसा लगेगा, 30,000 से ज़्यादा हो गए तो क्या काटना है, ये सारे चीज़ हमको देखकर कार्य करना है। तो इसलिए आपको कोई भी डाउट आता है कंटिन्यूसली उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए, उसके बाद उस फॉर्म के हिसाब से गाइडलाइंस आपको समझने के बाद कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर टीडीएस ट्रांसफ़र, ये आपको ज़रूर पढ़ना है।
एंट्री तो बाद में करेंगे। और कुछ भी डाउट है तो यदि मान लीजिए WRST है तो किसको कांटेक्ट करना है, BKES है तो किसको कांटेक्ट करना है, त्रिमूर्ति वाला ट्रस्ट है तो किसको कांटेक्ट करना है मुंबई का, BK का है मधुबन में, RERF का है तो दिल्ली में, उन व्यक्तियों के बारे में कंसर्न आपका नंबर भी दिया गया है और आपको जो व्यक्ति के साथ करना है उस व्यक्ति का ईमेल भी दिया हुआ है। कुछ भी आप प्रश्न पूछ सकते हो, कुछ भी रिलेटेड TDS का है। तो एंट्री आपको मैं बताया था एंट्री कैसे करनी है। कभी कभी थोड़ा सा टिपिकल वाला भी एंट्री आती है, थोड़ा बहुत मुश्किल वाली होगी कि पहले आपको इतना पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उतना पेमेंट करनी पड़ेगी, उसका एडवांस के लिए दे दिया प्रॉपर्टी का, उसका अलग ये होती है, इसका अलग एंट्री होती है। आपको मैं एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारा ही सेंटर का अभी हमने मकान लिया था तो उसको TDS कैसे पेमेंट किया, उसके सामने उस एंट्री को देखेंगे तो आपको और अच्छी रीति से समझ में आएगा कि किस रीति से आपको एंट्री करनी होती है, कैसे आपने एंट्री किया है TDS का, वो आप अच्छी रीति से जानकारी रख सकते हो। तो आपको कोई भी TDS का प्रॉपर्टी के खरीद रहे हो या कुछ आप खरीदना है तो उस टाइम में आपको हर चीज़ की ध्यान रखकर ये कार्य करनी होती है। तो हम एक सेंटर का ये खोल रहे हैं, उसमें हमने इसी साल मकान लिया है तो उस मकान के लिए हमने कैसे TDS भरा है, कैसे हमने इसका एंट्री किया है, वो आपको सरल रीति से समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हो TDS सेंट टू हेडक्वार्टर, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, यदि मान लीजिए आपको TDS के ऊपर यदि बैंक का इंटरेस्ट में भी आपका TDS कटा है, उसको आपको कैसे करना है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये आपने एक FD प्रीमेच्योरली क्रॉस किया और कल के एंट्री के रिलेटेड है ये। यदि आप कोई भी FD ज़रूरत मकान खरीदना था तो हमने पहले से ही इसको बंद किया। तो पहले से ही बंद किया था तो कितना हमारा TDS कटा था, 2689 का TDS कटा था। ये कैसे पता चलेगा? कोई भी आपके बैंक के पासबुक में नहीं पता चलेगा कि ये TDS कितना कटा है, क्या कटा है, क्योंकि बैंक पासबुक आपका सेविंग अकाउंट के लिए, उसमें कोई भी TDS का एंट्री नहीं होता है। इसीलिए आपको जब भी FD क्लोज करते हो तो उस बैंक वालों से FD स्टेटमेंट जरूर लेना है। FD स्टेटमेंट में FD कब खुला है, कितना इंटरेस्ट में खुला है, कितना महीने का खुला है, फिर यदि आपका क्लोज ऑन मैच्योरिटी हुआ है, यदि मान लीजिए क्लोज प्रीमेच्योर खुला है, हर चीज़ इसके अंदर क्लियरली समझ में आएगा। उसके हिसाब से कितना TDS कटा है, ये देखिए TDS का डिडक्शन जब उसमें FD क्लोजर में आता है उतना अमाउंट यहीं पे डालकर आप ये कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा कि मेरा इतना अमाउंट TDS बैंक ने काटा है, वो आपको यहाँ पे सरल रीति से, स्पष्ट रीति से दिखाई देगा। तभी आपका जो FD का स्टेटमेंट और आपका जो कनेक्ट वन का ये मैच होगा। ये TDS का उसमें कैसे एंट्री किए हैं। फिर आपका आ जाएगा मधुबन में जो हमने भेजा है उसके लिए आपका सेंट टू हेडक्वार्टर का जो TDS के लिए किया है, पेमेंट किया है, वो वाला भी आ जाएगा इसमें। हाँ, एक और बात है, एक होता है कि TDS कलेक्टेड फ्रॉम पार्टी, पहले ये भी एंट्री करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप सेंटो अबू का भी उसको लेकर उसको मैच करनी पड़ती है। ठीक है ना, कि यदि मान लीजिए हमने पेमेंट जो मधुबन में भेजा, लेकिन हमने क्या किया, उसके प्रॉपर्टी से हमने TDS कलेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी लिया है, कितना अमाउंट लिया है वो आपको जनरल एंट्री के द्वारा यहाँ पे पास भी कराना होता है। उसके हिसाब से करने के बाद फिर एडवांस ऑफ प्रॉपर्टी में भी हमने पेमेंट किया है, उसका भी हमने थोड़ा बहुत जनरल एंट्री करना है। इसके जनरल के बारे में आपको बहुत
बढ़िया से एक और दिन आपको एक एक स्टेप वाइज आपको समझाते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको पास करके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये TDS का आपको प्रॉपर्टी के टाइम में कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करनी है, कैसे एंट्री करनी है, उसके संबंधित जानकारी होती है। तो ये आपका कल FD के बारे में भी बताया था, और फिर नेक्स्ट क्या समझाया था, एडवांस प्रॉपर्टी के लिए भी दिया था कैसे करना है, क्या करना है, और TDS कलेक्टेड फ्रॉम पार्टी क्या किया उसके बारे में भी आपको समझाया गया। फिर आपको इसमें हम दिखाते हैं, जब हम मधुबन में जो दिए हैं आपको, जो कल अभी मैं समझा रहा था ना कि कैसे हमको मैच करनी होती है या उसके बारे में कैसे जानकारी रखनी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने जो TDS के लिए जो मधुबन में जो भेजा है वो भी लिखा हुआ है। देखो, उसका एंट्री अलग ही आपको दिखाई देगा, TDS सेंड टू हेडक्वार्टर। ये कौन सा दिन में आपने पेमेंट किया हुआ है, इलाहाबाद बैंक से कितना, पहले एडवांस के ऊपर भी आपने TDS काटा था, फिर फाइनल के लिए भी काटा था। एडवांस आपको 7 जून को दिया था और मकान खरीदा 9/2 को। आपको दिखाई देने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से किस डेट में दिया, पेमेंट दिया या CBS कोर बैंकिंग सिस्टम से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जिस मेथड से आपने किया है उस मेथड के बारे में लिखोगे और सारे चीज़ करोगे। यदि आप मधुबन में जो भेजे हैं या मधुबन जो एंट्री करती है उसको आप मैच करोगे, सो आपका क्लियरली आपको हर चीज़ यहाँ पे स्पष्ट समझ में आएगा। ये एंट्री हमने कैसे पेमेंट किया है और ये IMPS के द्वारा पेमेंट किया है या नहीं तो किसके द्वारा पेमेंट किया है, वो सारे डिटेल्स इसके अंदर आ जाता है। इसको जैसे मैं पहले स्क्रीन में बताया था, आपको मधुबन से जब TDS का एंट्री करते हैं तो फिर इस एंट्री को आपको मैच करना होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। एक बात याद रखना, प्रॉपर्टी के लिए जो TDS का फॉर्म इसमें मिला है वो फॉर्म काम नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के लिए आपको TDS ऑफिस में फ़ोन करके पहले से उसके लिए अलग पूरा डिटेल्स और ज़्यादा मांगेगा। कौन सा प्रॉपर्टी है, कहाँ का है, उस मकान मालिक का पैन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, उसका एड्रेस बताओ, और कौन यहाँ पे सेंटर से ये सारे चीज़ कर रहे हैं, किस दिन में रजिस्ट्री होनी है। रजिस्ट्री होने से 2-3 दिन पहले ही आपको TDS मधुबन में भेजना होता है, और जिस दिन आप TDS कर रहे हैं, माने मकान का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसके एक दिन पहले मधुबन उस मकान मालिक के नाम पे वो TDS गवर्नमेंट को जमा करेगा और फिर वहाँ से एक रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट को भी आपको अपने मकान के रजिस्ट्री के पेपर में एंट्री करना अति आवश्यक है। इसलिए जब भी 50 लाख के ऊपर कोई भी मकान आप लेते हो, मधुबन से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेकर कार्य करना जी। गलत करेंगे पेनाल्टी लगेगा, क्योंकि आप सोचे होंगे कि भाई हमें पता ही नहीं था, हमने तो पेमेंट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने कर दिया और मकान भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। जब फाइनल ऑडिट होता है तो ऑडिटर पकड़ेगा। ऑडिटर अपना ही भाई है, लेकिन पकड़ने का मतलब है हमारी गलती तो पकड़ी गई है। फिर उसके बाद जब से वो मकान लिया है वो तब से लेकर जब तक हमारा ऑडिट नहीं होता है, इतना पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, ये सारे मान लीजिए हमारे ऊपर पेनाल्टी टाइप है, उतना अमाउंट हमको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और हमारे संस्था ऐसे गलत काम करेंगे ये गवर्नमेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है। इसलिए कोई भी चीज़ आपको जानकारी ट्रेनिंग इसलिए बार बार दिया जाता है। एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए आपको क्या करना है, हर चीज़ के बारे में सोच समझकर, नहीं समझ में आता है मधुबन से पूछकर, जानकारी लेकर फिर उसके बाद एक कार्य करना जरूरी है। तो इसलिए ऐसे आपको जो भी TDS सेंड टू मधुबन है, आप मान लीजिए मकान का किराया भी जब देते हैं, हर महीने देते हैं। मान लीजिए आप 20,000 रुपये दे रहे हो, 20,000 रुपये के लिए आपका मकान का TDS मान लीजिए 7.5% है, तो 7.5% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 के 20,000 उस मकान मालिक को देना नहीं। 20,000 के ऊपर कितना 7.5% का लगता है उतना अमाउंट माइनस करनी है। 0.075% लगता है, उतना आपको माइनस करनी है, यानी तो 10
10% लगता है तो 7.5% आपका एप्लीकेबल है, जो TDS का रेट है उसके हिसाब से। मान लीजिए हम 10% लगता है तो 20,000 में 10% कितना है, उतना परसेंटेज आपको 20,000 से कम करके 18,000 रुपये का चेक आपको मकान मालिक को देना है, और जो 2,000 रुपये बचा है वो आपको मधुबन में TDS के लिए बेचना होता है। आपको ये भी जानकारी दे सकते हैं, यदि मान लीजिए मधुबन में आप 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एडवांस पहले से भी दे सकते हो, ताकि आपको हर महीने मधुबन से वो उसी मकान मालिक के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो जमा करते रहेंगे, वो रिसिप्ट आपको देते रहेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो। या नहीं तो मान लीजिए किसी न किसी कारण से आप मधुबन नहीं बेच पाया, लेकिन उसको टाइमली मधुबन को बता दीजिए। आप मधुबन के ऑफिस में भी कभी कभी वो कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, फिर तुरंत आप मधुबन ऑफिस में भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन डिले नहीं करना जी। ये बहुत 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 ध्यान से आपको समझना है। तो TDS का एक एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन दिखा देता हूँ। आपको जो हेल्प में जाना है, सपोर्ट में जाना है, फिर वॉचर में जाना है, फिर यहाँ पे TDS का एंट्री कहाँ है वो थोड़ा सा देख लीजिए। TDS का एंट्री कैसे करनी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इसके आप आवाज़ फुल में रखकर देख सकते हो TDS का एंट्री कैसे करनी है, उसका एक एक का तरीका क्या है, और किसके नाम पे आपका मकान मालिक है या इससे कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको करना है। उसका TDS का रेट एप्लीकेबल है, उतना अमाउंट के ऊपर है, तो फिर उसका नाम भी आपको लिख के इतना पेमेंट करनी है। इसलिए जो आपको नहीं समझ में आता है, ये हेल्प को हमेशा यूज़ कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ पुराने वीडियोस भी रखे होंगे, कुछ ना कुछ एडिशंस नहीं हुआ है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसको समझकर पूछकर ही एंट्री करें, कोई गलत काम नहीं करें पहले से ही। इसलिए एक एक चीज़ आप ध्यान से रखना। 4 मिनट का वीडियो है, आप आराम से एक बार देख सकते हो, सुन सकते हो। आर्किटेक्ट का फीस है तो उसका TDS कैसे कटेगा, यदि मान लीजिए कि कोई मकान का ले लिया तो उसका कैसे फीस कटेगा, हर चीज़ बहुत ही सरल रीति से समझाया। हर चीज़ आपके सामने है, बट हमको पता नहीं है किस जगह पे क्या रखी है। इसलिए इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक एक चीज़ सरल रीति से समझा रहा है, ताकि आपको समझकर जो डाउट आता है तो 4 मिनट का वीडियो तो देख सकते हैं, हमारा 1 घंटा का आप यूट्यूब का वीडियो नहीं देख सकते हैं। सिंपल बात है, जिस एंट्री की ज़रूरत है उस एंट्री में जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, फिर कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको करना है। हमारा रिक्वेस्ट है, ये तो ट्रेनिंग तो आप अटेंड कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में कई चीज़ें अपडेट्स आपको मिलता है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक बार इस वॉचर एंट्री में क्या क्या है, आप वेब एप्लीकेशन में भी कई जगह पे हम देखते हैं छोटी छोटी बातें होती है, बहनें उसके अंदर लिखती है, फिर उसके बाद उसको टाइम से फिर कभी तुरंत जवाब मिल जाता है या कभी थोड़ा देर के बाद मिल जाता है। उतना टाइम आपने वेस्ट किया, या नहीं तो मधुबन वाले का भी, जो व्यक्ति आपको डील कर रहे हैं उसका भी वेस्ट कर रहे हैं। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो, एक बार 2 या 3 मिनट आप जरूर निकालें, इसको एक बार पढ़ें, इसको एक बार करके अच्छा बोलेंगे, अच्छा इंट्रोडक्शन टू कैश बुक कैसे करनी है, ओपन करनी है, मल्टीपल अटैचमेंट कैसे करनी है, डिलीट अटैचमेंट कैसे करनी है, हमारे पास लाल फ्लैग आया भाई जी, हमको क्या करना है भाई, इसके अंदर देख लीजिए कि क्या कारण है, किस लिए आपका अटैचमेंट्स रिजेक्ट किया होगा, हर चीज़ इसके अंदर है। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है बहनें और दीदियाँ और हमारे अकाउंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को, एक कोई भी प्रश्न पूछने से पहले एक बार इस वीडियोस को, एक बार इसको नज़र मारिए क्या है ये।
अब मान लो कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चन पूछनी है, कैसे नाम लिखनी है, कैसे ये करना है, हिंदी में मोबाइल में कैसे टाइप करनी है। क्लियर स्कैनर, अभी आजकल कैम स्कैनर को बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसको यूज़ ना करे, अपना डेटा निकाल जाएगा, उसमें चीन के पास चला जाएगा करके बोलते हैं। इसलिए क्लियर स्कैनर एक नया ऐप है, उसको कैसे करनी है, ओपन करनी है, उसके बारे में भी वीडियोस बनाया। हर चीज़ आपको बहुत सरल रीति से समझाया है। इसीलिए हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ समझना है तो एक बार आप ज़रूर सपोर्ट में जाकर एक एक चीज़ ध्यान से देखें और उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। आशा है आपको कल और आज बहुत विस्तार से एक एक चीज़ आपको समझाया होगा कि हम ये विश्वास रखते हैं, फिर भी हमारे समझाने में कुछ गलती हो या नहीं तो आपके समझने में कुछ गलती हो या कुछ आप और प्रश्न पूछना चाहते हो तो कनेक्ट वन के ट्रेनिंग के जो टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो। ट्रेनिंग में हम एक ओवरऑल चीज़ लेके चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि केस टू केस डिफ़र होती है कि मान लीजिए आपने एनआरआई से हाउस रेंट ले लिया तो फिर हाउस रेंट चाहे आप टीडीएस चाहे उसका 2,40,000 नहीं है, मान लो महीने में 1,000 रुपये दे रहे हो तब भी आपको 30% आपको काट के देनी पड़ेगी टीडीएस। इसलिए आपको सरल रीति से समझकर जो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के नियम कैसे कैसे चेंज कर रहा है उस नियम प्रमाण मधुबन से मेहनत करके, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मधुबन से मेहनत करके ऑडिट नोट्स और पूरा अच्छी रीति से सरल शब्दों में कितना मेहनत से ललित भाई और अकाउंट्स टीम बनाकर देते हैं। हम वो सारे ऑडिट नोट्स ले लेते हैं और अपने सेंटर में ले जाकर उसको अलमारी में बहुत प्यार से रख देते हैं, कभी देखते भी नहीं। तो इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारा समय को भी सफल करें और फिर जो मधुबन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हैं उसका भी सफल करें। इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आता है एक बार ज़रूर पढ़ें, समझे। नहीं समझ में आता है तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कभी भी मना नहीं है। भाई साहब ने देखो एक एक चीज़ के लिए क्या क्या आपको इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देकर जो प्रश्न चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए उस टॉपिक के ऊपर मधुबन से आपको किस किस को कांटेक्ट करनी है उसके बारे में भी बहुत अच्छी रीति से यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सपोर्ट आपको मधुबन का जो पूरा डिटेल्स है कि किस व्यक्ति से आपको कांटेक्ट करनी है, किस किस चीज़ के लिए करनी है, वो भी आपको बहुत ढंग से दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं, इसमें कनेक्ट वन वेब में है उसका पूरा जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो उसको हर विषय के हिसाब से आपको डिफरेंट पर्सनल रिस्पॉन्सिबल वाला व्यक्ति मिला है। उस व्यक्ति का नंबर लेकर आप प्रश्न पूछ सकते हो कभी भी और ये भी। तो आशा करते हैं और आपको इस सब चीज़ समझ में आए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि प्रश्न पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे आप कनेक्ट वन वेब में देख लीजिए। लैंडर बिल्डिंग के लिए कोई भी बात आती है या कुछ भी बात आता है ललित भाई जी खुद ललित भाई जी से ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड है तो कृष्णा भाई और सारे लोगों का बहुत सुंदर रीति से सबका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सब कुछ दिया है। जो डाउट्स आपको टीडीएस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी ज़रूरी है तो उन सब चीज़ों को कंटिन्यूसली आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। फिर कल नए रीति से और नए टॉपिक के ऊपर फिर और कोई समझाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्ट वन के ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से ही आपको सरल रीति से समझाया जाएगा। तो फिर कल के लिए कल तक विदाई लेते हैं और बाबा को प्यार से याद करते करते हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओम शांति। आपका पार्टिसिपेशन के लिए दिल से शुक्रिया। प्रेम से बस दो घड़ी
प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।